नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। पीएम मोदी अपने अमेरिका दौरे में हैं। डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। कुछ देर बाद यानी भारतीय समय के अनुसार अगर बात करें तो रात लगभग 9:30 बजे यानी अब से आधे घंटे बाद वो अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और करीब 20,000 लोगों को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में से एक नसाओ वेटरन्स मेमोरियल और कॉलेजियम में संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी यूएन मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है, जिसमें दुनिया भर की हस्तियां न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में जुट रही है। सम्मेलन में इस मुद्दे पर नई अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी कि वर्तमान को बेहतर कैसे बनाया जाए और भविष्य को कैसे महफूज रखा जाए। वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात को लेकर भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर क्या रुख रखते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन में पिछले एक साल में 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान द्वारा हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की गई। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों को उनके विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्षों का एजेंडा भी तय किया गया। इस वक्त हमेशा की तरह अमेरिका में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम को लेकर भारतीय उनके संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। हम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर अपने मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का एक बयान सुन लेते हैं। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। खासतौर से चीन और पाकिस्तान तो नजरें गड़ाए हैं। बाइडेन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, पीएम मोदी के साथ वार्ता की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच ड्रोन डील हुई, तो वहीं क्वाड देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। मोदी का जिस तरह से स्वागत अमेरिका में हुआ, उसको देखकर बीजिंग में खलबली मची हुई है। यहां तक कि पाकिस्तान भी भारत का जलवा देखकर सख्ते में होगा। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत हुआ। ड्रोन डील पक्की हो गई है, बाइडेन से मुलाकात हुई पीएम की, भारत के साथ क्वाड मोदी का भव्य स्वागत यहां पर किया गया और ये तमाम चीजें देखकर चीन और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खलबली मची होगी। बाद तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ और कल का भी प्रोग्राम है पीएम का वहां पर, और जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि फ्यूचर को लेकर समिट ऑफ द फ्यूचर जिसमें जिक्र किया जाएगा और ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों का जिक्र इस पूरे प्रोग्राम में करते हैं।
तमाम हमारे साथ खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए शामिल हो गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार, सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार, सुमित पीर वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि संजीव श्रीवास्तव जी से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। संजीव जी, देखिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, लगभग 25 मिनट का वक्त बचा है, लेकिन जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ कल, उससे क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, क्वाड की जो पार्टनरशिप है, इसका जो भविष्य है वो बेहद उज्जवल है। और इस समिट के माध्यम से एक बार फिर से विश्व के इन 4 बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने इस बात की संकल्पबद्धता व्यक्त की है कि इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को यदि कोई डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। और क्वाड का जो महत्व है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। और ये जो क्वाड के जो राष्ट्र हैं, ये इंडो पैसिफिक रीजन के को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि चाइना लगातार इंडो पैसिफिक रीजन पे अपने आधिपत्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ की जो टेरिटरीज पर वो कब्जा करना चाहता है। साउथ चाइना सी के तो 90% भाग पर वो एकाधिकार का दावा करता है। और साउथ चाइना सी के जो छोटे राष्ट्रों को लगातार वो हरास और परेशान करने की कोशिश करता है। सेंकाकू आइलैंड जापान का है, उसके ऊपर भी वो कब्जा करने की उसकी मंशा रहती है। और भारत और चाइना बॉर्डर पे तो वो इनकर्जन की एक्टिविटीज करता ही है। तो ये जो चाइना का जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद जिस तरीके से सामने आया है, उस लिहाज से क्वाड का जो महत्व है बहुत बढ़ गया है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि क्वाड की जो पार्टनरशिप है, ये सकारात्मक एजेंडे को भी साथ में लेकर के चलती है। और इस बैठक में हमने देखा है कि किस तरीके से जो अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे कि हेल्थ सिक्योरिटी के विषय पे, ट्रेड और कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साथ ही साथ जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनके संबंध में कैसे कोलैबोरेशन किया हो, जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, HADR के जो ऑपरेशंस होते हैं, उसमें क्वाड के देश कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, इस सारे सकारात्मक विषयों पर भी गहरी चर्चा हुई है। और जाहिर है कि जो क्वाड का जो एजेंडा है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही व्यापक है। और क्वाड के बारे में एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा और भी आपके दर्शकों के लिए, कि क्वाड की ये जो का जो संबंध है, ये एक पार्टनरशिप है, ये एक अलायंस रिलेशनशिप नहीं है। और भारत जो अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के साथ जो है आगे बढ़ता है और कोई भी निर्णय लेता है, वो हमेशा पार्टनरशिप ही करता है। भारत अलायंस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखता। और क्वाड की भी जो पार्टनरशिप है वो जाहिर है कि एक बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अलायंस रिलेशनशिप नहीं है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ये अवश्य कहूंगा कि चाइना की जो आक्रामकता, चाइना का विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, उसका अवसरवाद जिस तरीके से और अधिक सामने आएगा, वैसे वैसे ये जो क्वाड की जो पार्टनरशिप है और अधिक प्रगाढ़ और गहरी होगी। यद्यपि कि क्वाड की बैठकों के बाद जो स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो सामने आते हैं, उसमें चाइना का जिक्र नहीं होता, लेकिन ये स्पष्ट है कि चाइना की जो चुनौती है वो क्वाड के देशों को नजदीक ला रही है। और अनेक अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज का विषय हो, काउंटर टेररिज्म की चुनौती है, वो भी क्वाड के देश उसको एड्रेस करते हैं। और वो जाहिर है कि ये चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के लिए स्पष्ट मैसेज है कि यदि वो विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आतंक की साजिशें अगर वो रचने की कोशिश करेंगे, तो लोकतांत्रिक विश्व को, लोकतांत्रिक समाज को ये स्वीकार नहीं है। और इसी वजह से सभी आपने देखा कि सभी नेताओं ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि क्वाड इज हियर टू स्टे। क्वाड का जो भविष्य, क्वाड की जो भूमिका आने वाले समय में बढ़ती जानी है। अमेरिका में वर्तमान समय में चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे आपने अवश्य इस बात को नोटिस किया होगा कि भले से ये चुनावों का दौर है, राष्ट्रपति बाइडेन अपना कार्यकाल समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन सभी नेता इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि जो क्वाड है वो आगे बढ़ेगा, क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ेगी। इसी वजह से सभी इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं कि अमेरिका में चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना आ जाए, जापान में चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना आ जाए, क्वाड की जो प्रक्रिया है, क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ती रहेगी। और ये बढ़ना अनिवार्य भी है, अपरिहार्य भी है, और इसको हमेशा बढ़ा के रखना होगा। इस बात की आवश्यकता भी ये जो विश्व के 4 लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो इस बात को समझते हैं। ठीक है संजीव जी, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ सुमित पीर जी भी जुड़े हैं, मैं चाहूंगी उनका भी कमेंट इस पर लिया जाए कि क्वाड से क्या कुछ बड़ी बातें, जिनका जिक्र चीन पर एक तो चर्चा की गई, नॉर्थ कोरिया पर चर्चा की गई, रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा की गई। हालांकि बिना नाम लिए पीएम की तरफ से ये कहा गया
कि समस्या का समाधान होना चाहिए। आतंकवाद पर चर्चा हुई, यूएनएससी में सुधार को लेकर चर्चा हुई। ये बड़ी बातें हैं जो क्वाड में सामने निकल कर आई हैं। लेकिन क्या अगर हम क्वाड की बात करते हैं, क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश मिलकर, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा चीन और पाकिस्तान की नज़र है, भारत अगर वहाँ पर पहुँचा है अमेरिका में, क्या चीन पर किसी तरह का कोई प्रेशर बना सकता है, और अगर बना सकता है तो फिर कैसे? देखिए, शोभे बुलाने के लिए आभार। अगर हम इस सारे समीकरण की व्यू रचना करें तो जो चाइना का जो 80% ट्रेड है, या जो सबसे ज़्यादा उनकी जो दुखती रग है, वो है स्ट्रेट ऑफ मलाकास, जहाँ से उनका ट्रेड निकलता है। अभी चाइना के पास इसका विकल्प नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वहाँ है, भारत यहाँ है, ग्वादर चल नहीं रहा है। और जो चाइना कहीं ना कहीं जो उसकी फेलिंग इकोनॉमी है, जो उसकी एक्सपोर्ट्स गिर गई है, सुमित जी, बस मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि कुछ वहां से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो भी दर्शकों को सुनाना जरूरी है, क्योंकि कुछ ही देर में पीएम का वहां संबोधन होने वाला है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, और न्यूयॉर्क में कितने टाइम से लोग आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए? सुनिए जरा, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए, एनआरआईज के लिए और अमेरिका में रह रहे भारतवासियों के लिए क्या क्या करेंगे। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे, जैसे इमिग्रेशन टाइप की चीज़ें हैं, जिनसे हम उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। Hello. It's supposed to be a Durga Devi. So we performed a South Indian folk dance from Telangana, Andhra Pradesh. It's called as Yalama Devi, and we had performed this today. Yes, we already performed. I mean, I'm so proud to be here, and I'm so proud to be Indian, and I'm very happy to be here and take a part of this event. And I think wherever we are, wherever we go as an Indian, we have to feel proud of our country. Thank you so much. Yes, ma'am. From where you are? Okay. I'm basically from, my name is Sri Tulasi Akkanapalli. I'm a classical dancer, and I was born in India, South India, but I live in Connecticut here. So I came here to perform, and I'm very excited to see Modi ji. And then I am really inspired by his story from where he came and then where he is now. And then I'm so glad that he's the third time, and then he's the Prime Minister of India. And what else? You're excited? Yeah, I'm very excited. You should. From South India? South India, Hyderabad. Telangana, Hyderabad, yes. I'm so happy to be here. I'm feeling so excited to see Modi ji. He's a proud of honor. We totally respect him. We have all our love for him. And we are going to take such happy memories. And we wish that he's our Prime Minister every single year, for every single generation, because he has done such great things that we are all proud of our country, and can't be more excited and more thankful to him. I'm so proud to be an Indian. Thank you. Yes, sir. Jaideep Shah. I'm super excited to listen to Modi. We have come from Connecticut and super excited. Sorry? Yeah, he will win this time also. Yeah, I mean, yeah. Thank you. My name is Prisha, and we're part of Om Dance Creations from Hillsborough, New Jersey. Yeah, we're so excited to perform, or we already performed, but it was a very good opportunity. What's your name? My name is Rithija. Our performance was on Rajasthani folk dance, and it was a lot of fun to do practices, and we're so happy to be here and proud
to support our community. I'm Dia, and this opportunity was very good, and I had so much fun practicing, and yeah. तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर देखिए ऑडिटोरियम में किस तरह से कल्चरल प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। भारत के कल्चर को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है और ख़ास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लोग कितना एक्साइटेड है, दूर दूर से न्यूयॉर्क पहुँचे हैं लोग पीएम को सुनने के लिए और अब से कुछ ही देर में लगभग 15 मिनट बाद ही पीएम का भाषण जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं चाहूँगी सुमित जी आप अपनी बात पूरी करिए। लेकिन बात हो रही थी मैडम चाइना की। चाइना का 80% ट्रेड अब भी वहां से निकलता है और चाइना के लिए जो इकोनॉमी है उसकी हालत बहुत खराब है। चाइना की इकोनॉमी को भी कैश चाहिए। मेरे परिप्रेक्ष्य में जबकि ये कभी सामने आएगा नहीं, बट मेरे परिप्रेक्ष्य में काफ़ी टीवी और अन्य माध्यमों से मैं ये अपील कर रहा हूँ, अभी जो चाइना की इकोनॉमी की हालत है और चाइना का जो थ्रेट बना हुआ है, चाइना का यूक्रेनी वॉर में इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, ईरान को सप्लाईज करने का इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए, कहीं ना कहीं भारत में जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हो रही है, इसका जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं चाइना से आता। अब अगर अभी भारत वेस्ट के साथ मिल जाए क्वाड के माध्यम से, अगर चाइना का कैश फ्लो रोक दिया जाए, जितना पैसा चाइना में जाता उसको रोक दिया जाए, डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा है, तो ये एक निर्णायक ब्लो हो सकता है चाइना की इकोनॉमी को। चाइना की जो इकोनॉमी फ्रेजाइल है, वो कहते हैं ना ऊँट के मतलब ना स्ट्रॉ ऑन केमल्स बैक, अगर वैसी एक परिकल्पना की जाए तो जो चाइना की इकोनॉमी है वो बहुत खराब हो सकती है। और चाइना की जो आक्रामक क्षमता है, जो चाइना की कैपेसिटी है हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करने की और दुनिया भर में अशांति फैलाने की, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना, कोविड के टाइम में भी चाइना को क्लीन चिट दिया गया और दुनिया में जितनी अशांति हुई, आप हमास हिजबुल्लाह वाली लड़ाई देखिए, आप यूक्रेन वाली देखिए, भारत में अराजकता देखिए, आप गलवान देखिए, आप तवांग देखिए, इस सब में आपको चाइना दिखता है। देखिए चाइना पैसे लगाता और आईएसआई वाले काम करते हैं, चाइना पैसे लगाता हिजबुल्लाह काम करता है, चाइना पैसे लगाता हमास काम करता है। तो ये जो चाइना को कहीं ना कहीं कंटेन करने की आवश्यकता है, और चाइना को अगर आपको तोड़ना, ना लड़ाई की जरूरत है, ना बम की जरूरत है, ना धमाके की जरूरत है, उनके यहाँ पैसे का इन्फ्लो अभी भारत को वेस्ट और यूरोप के साथ मिलकर रिड्यूस करना चाहिए। अगर पैसा चाइना में जाना अंदर हुआ, जो चाइना आज हमें दिखता है वो शायद कुछ सालों बाद हमें दिखेगा नहीं। और अगर ये कभी होता है तो हमारा जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ होगा, हमारा बॉर्डर तो चाइना के साथ होगा ही नहीं। तो ये अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि अगर आप देखेंगे तो क्वाड में मिलिट्री चार्टर नहीं है अभी, पर इसका ये मतलब नहीं कि आने वाले टाइम में क्वाड में मिलिट्री चार्टर नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है, जो दुनिया में बदलते समीकरण, आप इसराइल ईरान की लड़ाई देखिए जो होने वाली है या जो चल रही है इन अ वे, आप रशिया यूक्रेन ही देखिए, चाइना के साउथ चाइना सी में, ताइवान के परिप्रेक्ष्य में या हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में कभी भी कुछ हरमाकत कर सकता है। इसलिए भारत को अपना एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट बनाने की आवश्यकता है और एक लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ उसके विकल्प कहीं ना कहीं खोजने का, या उसके अगर कुछ होता है उसके प्रावधान क्या होंगे, भारत क्या करेगा, जबकि हमारे साथ मतलब इन सब के डॉकिंग अरेंजमेंट्स है। और भी इस अलायंस को गहरा बनाने की जरूरत है। और अगर हमें चाइना का नाम नहीं लेना, पर ये सब जानते हैं कि किसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा, दुनिया में सबसे बड़ा डिसरप्टर अभी चाइना है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो चाइना की भी फ्रेजाइल इकोनॉमी है उसका कैसे एडवांटेज दिया जाए। क्योंकि दुनिया में एक और युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, एक और युद्ध नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हम एक युद्ध से जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कभी ना कभी क्वाड के मिलिट्री चार्टर लाने की भी बात होनी चाहिए। और मेरा पर्सनल मानना ये है, अभी भारत की राजनीति जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये अभी मतलब इसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम कहते हैं अंग्रेजी में। पर आने वाले टाइम में जैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, ये हम कब तक एफोर्ड कर पाएंगे। मेरा पर्सनल मानना है ये 4 क्वार्टर और बात है, 4 क्वार्टर मतलब साल भर की और बात है। क्योंकि दुनिया में इतनी जल्दी जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, कल सुबह तक क्या हो जाए, कल सुबह तक ईरान में क्या हो जाए, कल सुबह तक यूक्रेन रशिया में क्या हो जाए। क्योंकि आप देखिए पुतिन लगभग कह चुके हैं मैं न्यूक्लियर बम यूज करूंगा, दिमित्री कह चुके मैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यूज करूंगा अगेंस्ट यूक्रेन। और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की जा रहे हैं, जो बाइडेन आप जाने से पहले मुझे परमिशन दीजिए कि मैं वेस्ट के देवे मिसाइल्स रशियन मेन टेरिटरी पे यूज करूंगा, जिसका पुतिन ने कल भी बोला कि हम एक न्यूक्लियर बम से इसका जवाब देंगे। अब ये सारी चीजें जो इतनी फास्ट पेस दुनिया में बदल रही है, भारत को अपने समीकरण बिठाना, भारत को अपने काइंड ऑफ लाइक माइंडेड लोगों के साथ काइंड ऑफ अलायंसेस बिठाना, और ये और जरूरी हो गया है। क्योंकि दुनिया में वॉलेटिलिटी बहुत है। आपने देखा 2 दिन पहले या 4 दिन पहले खमेनी का ट्वीट आया था अगेंस्ट भारत को लेके, उन्होंने भारत का नाम लिया और जिसका एमईए ने बहुत बखूबी जवाब दिया था।
तो ये जो बनते बिगड़ते समीकरण है, जो आजकल चीजें 24 घंटे में चेंज हो रही है, 48 घंटे में चेंज हो रही है, मुझे लगता है कि अभी परिस्थिति जो है 48 घंटे बाद क्या हो ना हो, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़े। और जो मोदी जी खुद जा गए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस दिशा में कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसी मीटिंग्स होंगी जो तो बाहर नहीं आएंगी, जिनके खुलासे और आने भी नहीं चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में। पर इन सब चीजों पे भी सब अध्ययन जरूर करेंगे कि अगर स्थितियां खराब होती है, तब हमारे पास क्या क्या विकल्प है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को भी बचाना है, रोजगारों को भी बचाना है, कंट्री को भी बचाना, आर्मी को भी इंटैक्ट रखना, और किसी युद्ध में फंसने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर युद्ध आपके दरवाजे तक लाया गया चाइना द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, इन सब चीजों की भी तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है। और अमेरिका से हमें क्या क्या चाहिए और अमेरिका को हमसे क्या क्या चाहिए, इन सब चीजों का आदान प्रदान होगा। तो उसके लिए बेस्ट पर्सन ऑन द ग्राउंड है खुद ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये इन चीजों पे बहुत बारीकी से बात होगी, जो शायद हमें पता ना लगे, जो मीडिया को ना बताई जाए, पर इन सब चीजों पे बात होना आवश्यक है। आप देखिए, भारत गया था यूक्रेन और रशिया प्रपोजल लेके, और जब रशिया हमारा प्रपोजल सुन रहा था, आपने ज़ेलेंस्की की हरकतें देखी, आपने उनसे देखा, यूके ने उन्हें शैलो मिसाइल दे दिया, और बोल दिया कि आप जाके ये रशियन मेनलैंड पे हमला कर लो। ये जो चीजें हैं, जो फोर्सेस है, जो डिरेल करना चाहते हैं पीस को, जो दुनिया को बड़े विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हैं, ऐसे परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत क्या कर सकता है, क्या रोल निभा सकता है, और अपने इंटरेस्ट को कैसे सेव कर सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टॉप मोस्ट एजेंडा पे बात होगी। और इस पे वो चुपचाप जो भी करना है वो करते रहेंगे। आप जानते हैं मोदी जी समय से आगे की बातें सोचते हैं, और जब वो अमेरिका जाएंगे तो जाहिर सी बात है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के जो नेता मिलेंगे, तो जो औपचारिकताएं होंगी या जो नॉन एजेंडा है, उसके अलावा भी बहुत सी बातें होंगी, और बहुत सी चीजों का आदान प्रदान होगा, और बहुत सी चीजों पे एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो तब क्या करना है, कैसे करना है, और हमारे पास विकल्प क्या क्या है, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन सब चीजों पे भी बात होगी। और आने वाले टाइम में इलेक्शन है, देखिए जो बाइडेन तो होंगे नहीं, अब कमला हैरिस आती है, डोनाल्ड ट्रंप आता, उसका निश्चय तो और निर्णय तो समय करेगा। बट हमें दोनों कैंपों में अपना रीच बढ़ाना होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, दोनों से एक समन्वय बिठाना पड़ेगा, ताकि कल को कोई भी पावर में आए तो हमारी एक अच्छी वर्किंग रिलेशन हो। ऐसा हम प्रो डेमोक्रेट्स ना देखे, हम या प्रो रिपब्लिकन ना देखे, वो भी एक बहुत टाइट रोप, जिसे कहते हैं टाइट रोप वाला काम प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आप जानते हैं उनके कूटनीतिक जो स्किल है वो फिनोमिनल है, बहुत उच्च स्तर के है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी दोनों तरफ से जो हमारे इंटरेस्ट्स है भारत के, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और एक अच्छी बेस बना के आएंगे। तब जबकि पावर में कमला हैरिस आती, पावर में डोनाल्ड ट्रंप आते, जो भी आएंगे, हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारे इंटरेस्ट्स है, वो सीमलेस चलते रहे, उनमें कोई अवरोध या बाधा ना आए। ठीक है। सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह लाली जी, देखिए अब ये तो क्वाड को लेकर हमने जिक्र किया, लेकिन मैं चाहूंगी क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, आपके हिसाब से क्या बड़ी बातें इस संबोधन में हो सकती हैं, और सभी की नज़र जो है वो समिट ऑफ द फ्यूचर पर भी टिकी है कि इस समिट में भारत की तरफ से किन चीज़ों के बारे में बात रखी जाती है, क्या इस पर भारत सोचता है, और कैसे अमेरिका और भारत के आने वाले वक्त में समिट ऑफ द फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जिसमें तमाम चीज़ें हैं उनमें अच्छे संबंध, गहरे संबंध बन सकते हैं। नमस्कार अनन्या जी, सबसे पहले तो मैं अभी आपने जो साउंड बाइट्स प्ले की, उसमें हमारे एक मुल्क की बच्ची जो शायद अमेरिका में पैदा हुई है, और उसने अपने अमेरिकन एक्सेंट में कहा कि आई एम सो प्राउड टू बी इन इंडिया। हाँ जी। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी जीत हमारे प्रधानमंत्री की हो सकती है, जिन्होंने एक सेंस ऑफ प्राइड दी है। और मैं क्योंकि अमेरिका में बहुत साल रहा हूँ, तो पहले हमारी सोच शायद ऐसी नहीं होती थी। वो कहते हैं ना कि आप हिंदुस्तानी को तो हिंदुस्तान से बाहर ले जा सकते हैं, पर उसके अंदर के बस हिंदुस्तान को अंदर से नहीं निकाल सकते। तो अगर आप देखें, अभी तो हमारी आज़ादी को भी अभी 80 साल भी नहीं हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक हेड ऑफ द स्टेट, स्पेशली इंडियन हेड ऑफ द स्टेट का इतना पावरफुल और सिग्निफिकेंट ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स या किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में रहा जो ये ट्रिप है। मतलब दुनिया की जो नजरें हैं वो अभी हिंदुस्तान पे हैं, और उसका एक रीजन भी है, क्योंकि और कहाँ पे एक डेमोक्रेटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी मिडिल क्लास है, और दुनिया कहाँ जाएगी। मतलब मैं तो थोड़ा सा बड़ी बात करने वाला हूं कि अगर दुनिया को तरक्की करनी है
अगर दुनिया को तरक्की करनी है स्पेशली व्यापार में, तो अगर हिंदुस्तान नहीं बढ़ेगा तो दुनिया नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इंडिया इतना पिवटल है। जैसे अब देखिए, मोदी जी बिकेम अ वॉइस बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द साउथ, और अब शायद एक पहला ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जो एक वॉर जोन के अंदर 20 घंटे की ट्रेन लेके, क्योंकि प्लेन से जाना सेफ नहीं था, चला गया, और दोनों वॉरिंग पार्टीज के साथ जिसके अच्छे रिलेशनशिप है। तो और कौन ऐसा हेड ऑफ द स्टेट? मतलब अब एक बात देखिए कि मोदी जी के लेवल का लीडर इस समय कोई है ही नहीं है। मतलब अभी जो बाइडेन ने कहा थोड़ी देर पहले कि द वर्ल्ड एंड अमेरिका नीड्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी बात है, जो आपने भी जो डायस्पोरा को वो अभी संबोधित करेंगे, मतलब 17,000 की आबादी में 30,000 लोग नैसा कॉलोसियम में, जहां मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देखे हैं, वहां वो अंदर आना चाहते हैं, और वो भी उनको 17 के भी 15 करने पड़े, क्योंकि पीछे पीएम के खाली रखनी पड़ी जगह। तो हमारा डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है, हम इतने तरक्की वाले लोग हैं दुनिया में कि हिंदुस्तानी जहां भी जाता है, स्पेशली जो वेस्टर्न इकोनॉमीज में गया है, भले ही वो इलीगल रहा शुरू में, वो 15 दिन में उस इकोनॉमी को प्रोडक्टिव हो जाता है। वो कोई काम करता है, वो जैसे कि अब फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में जाके वो अपने ही छोटे छोटे गेटोस बना लेते हैं और अपने शरिया की बात करते हैं। हमारा जो इस समय डायस्पोरा है, जिसको मोदी जी आज अटेंड कर रहे हैं, जो कि एक रॉक स्टार वाला ट्रीटमेंट उन्हें मिलता है, और वो इतने इन्फ्लुएंशियल, और मजे की बात है निर्णय जी कि हम 1.5% से भी ऊपर नहीं है अमेरिका की आबादी के, और हमारी रेपुटेशन ऐसी है कि अमेरिका का एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसको फ्लफी और इग्लियस बोलते हैं। मतलब दिस इज एक कॉमेडी में आपको पता चलता है कि एक समाज में किसकी क्या ओपिनियन है, कि वो कहते हैं कि एक दफा एक हिंदुस्तानी बैंक लूटने चला गया, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम बैंक कहाँ लूटोगे, हमारा कंप्यूटर खराब है, तुम इसे ठीक करो। तो जब वापस आया तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई तू बैंक लूट के आया? उन्होंने कहा नहीं भाई, बैंक तो नहीं लूटेगा, तो कंप्यूटर को ले आओ। उन्होंने कहा तू टेक्नोलॉजी सपोर्ट से आया होगा। तो हिंदुस्तानी का मतलब अमेरिका में है, या वो बढ़िया डॉक्टर है, या बढ़िया लॉयर है, या सिलिकॉन वैली में है, या वो अच्छा लॉयर है। और अब तो हमारी जो डायस्पोरा है वो कांग्रेस में भी, देयर सो मेनी कांग्रेसमैन, और हम आफ्टर जूस, बिकॉज जूस आर नॉट कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी एनीमोर, हम सबसे ज्यादा अमीर माइनॉरिटी हैं, और हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। और अमेरिका में आपको पता है कि मनी प्लेज अ बिग रोल, और वहां तो ओपन गेम है, वहां तो लॉबीज भी हायर होते हैं। तो इस समय हमारी जीत सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारी जीत, जिनका कि मैं 2 डिस्कशन में था इससे पहले कि शायद नाम नहीं लिया जा रहा था, हमारे जयशंकर जी हैं, क्योंकि वो इतने सीजन डिप्लोमेट हैं कि जब हमें अमेरिका ने पुश किया, मतलब मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि 4 दिन पहले मैंने अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट से समन्स आ गया कि भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट, एक्स रॉ चीफ और अजीत दोवल जी को वहां पे पेश किया जाए, क्योंकि वो एक पन्नू नाम की मक्खी है उसके लिए। पर हमने वो प्रेशर नहीं लिया। तो ये इतना आसान भी नहीं है, मतलब लेट्स गिव द डेविल द ड्यू, कि अमेरिका कुछ अगर देता है, वो भले ही हमें वो जेट इंजन्स देगा या प्रेडेटरी ड्रोन्स देगा या सेमीकंडक्टर्स पे बात करेगा, वो अपना पूरा पाउंड ऑफ फ्लेश पूरा एंड तक मक्खी चूस लेता है। पर उसके बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे निम्बल एंड डेफ फॉरेन मिनिस्टर ने अपना जो है अपनी शख्सियत बनाए रखी कि भैया हम रशिया से पेट्रोल भी खरीदेंगे, हम LS-400 भी लेंगे, हमें पुश ना किया जाए, क्योंकि हमारे लिए ना ईस्ट है ना वेस्ट है। हम आपकी कोल्ड वॉर जो आप लड़ते हम उसके सुरेंद्र जी, मैं आती हूँ आपके पास, एक बार जरा ऑडिटोरियम की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं वो दिखाना हमारी दर्शकों को ज़रूरी है, और कितनी बड़ी संख्या में लोग पीएम को सुनने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं, ये तस्वीरें भी ज़रा दिखा रहे हैं।